अब ईरान युद्ध में जमीनी लड़ाई भी बहुत जल्द शुरू हो सकती है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ ने अमेरिका के इस प्लान को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो अमेरिका अपने सैनिकों को खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों के बदले होटल्स में छिपाकर रखने के लिए मजबूर है, वो ईरान की जमीन पर अपने सैनिकों को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। समझौते और युद्ध विराम के बीच अमेरिकी सेना को उतारने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला, ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति, और दूसरा, एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी। ईरान में इस युद्ध को लगभग 1 महीना अब होने वाला है, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला है और दोनों में से कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि वो इस युद्ध को जीत रहा है। एक तरफ ईरान के हमले आज भी जारी हैं और दूसरी तरफ ईरान बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। यहां तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी आज भी इस समय भी ईरान का ही कंट्रोल है और ये ट्रंप की युद्ध नीति पर एक बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका के लगभग 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों के आसपास तैनात हो जाएंगे और अमेरिका की मरीन कोर के 5,000 सैनिकों को पहले ही पश्चिम एशिया में तैनात किया जा चुका है, जो समुद्र के रास्ते अब ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की 82वीं यानी 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के सैनिक भी, जो पैराशूट के जरिए सीधे युद्ध के मैदान में उतरते हैं, उन्हें भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में पहले से ही अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी सेना की यह तैयारी इस बात का संकेत है कि हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर बहुत जल्द युद्ध शुरू हो सकता है। अब देखिए, अगर जमीन पर यह युद्ध शुरू हुआ तो फिर यह युद्ध एक नया रूप ले लेगा। जमीन पर सेना उतारने का अमेरिका का एक ही मकसद है कि ईरान के जो द्वीप हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, उन पर कब्जा करना। अमेरिकी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज से लड़ने के लिए उसके 10 लाख फाइटर्स तैयार हैं। ये जो संख्या है 10 लाख, बहुत बड़ी संख्या है। ईरान की सेना के मुताबिक आम नागरिक भी अब वहां सेना में शामिल हो रहे हैं और ईरान का हर नागरिक अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल होना चाहता है। ईरान में सैनिकों की भर्ती के लिए एक अभियान चल रहा है जिसमें 12 वर्ष के बच्चों को भी अब सेना में भर्ती किया जाएगा। यानी ईरान में जो भी लड़ने के काबिल है, 12 साल के बच्चों से लेकर और ऊपर तक जो युवा हैं या जो भी ऐसे हैं जो सेना में लड़ सकते हैं, उन सबको भर्ती किया जा रहा है। इसके बावजूद 10 लाख लोगों की सेना तैयार करना एक बहुत बड़ा दावा है, वो भी ईरान जैसे देश के लिए जिसकी जनसंख्या सिर्फ 9.5 करोड़ है। आप भी सोचिए, 9.5 करोड़ की जनसंख्या है और ईरान आज ये कह रहा है कि उसके 10 लाख फाइटर्स तैयार हैं। 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है। सैनिकों की संख्या के मुताबिक पूरी दुनिया में चीन की सेना सबसे बड़ी है, जिसमें लगभग 20 लाख सैनिक हैं। तो सोचिए, चीन जिसके जहां 150 करोड़ की आबादी है, उसके पास 20 लाख सैनिक हैं। दूसरे स्थान पर हमारी सेना है, भारतीय सेना, जिसमें लगभग 14 लाख सैनिक हैं। इसके बाद अमेरिका की सेना है जिसमें लगभग 13 लाख सैनिक हैं। रशिया और उत्तर कोरिया की सेना में भी लगभग 13 लाख सैनिक हैं। पाकिस्तान की सेना में लगभग 6.5 लाख सैनिक हैं और ईरान की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक हैं। और ईरान इन 6 लाख सैनिकों के अलावा अब 10 लाख फाइटर्स को भी तैयार करने का दावा कर रहा है और यह संख्या बहुत बड़ी मानी जाएगी। इजराइल की सेना में लगभग 1,70,000 सैनिक हैं। यानी जो इजराइल अभी ईरान पर हमले कर रहा है, उसके पास तो 1,70,000 सैनिक ही हैं। लेकिन ईरान में जमीनी युद्ध इतना आसान नहीं होगा। ईरान के एक बहुत बड़े हिस्से में पहाड़ और रेगिस्तान है, जहां युद्ध करना आसान नहीं होगा। साथ ही ऐसे किसी युद्ध में ईरान को अपने घर में लड़ने का फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो स्थान है, चाहे रेगिस्तान हो चाहे बड़े बड़े पहाड़ हों, इन सब के बारे में ईरान की सेना अच्छी तरह से जानती है। और अमेरिका की सेना जब यहाँ पर उतरेगी तो वो इन इलाकों से बिल्कुल अनजान होगी। इसलिए यहाँ पर अगर ज़मीन पर लड़ाई होती है तो इसमें ईरान की सेना भारी पड़ सकती है। आपको याद होगा, अमेरिका ने जब भी ज़मीन पर अपनी सेना उतारी है, चाहे वो वियतनाम हो,
चाहे वो अफगानिस्तान हो, हर जगह अमेरिका की सेना वर्षों तक वहां संघर्ष में लगी रही और आखिरकार उसे वापस आना पड़ा। यानी अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जमीन पर लड़ने का, वो कोई खास अच्छा नहीं है। ईरान के खार्ग आइलैंड के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि जो भी इस आइलैंड पर कब्जा कर लेगा वही इस युद्ध की दशा और दिशा तय करेगा। और अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो इतनी बड़ी संख्या में सैनिक इकट्ठे कर रहा है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। लेकिन अमेरिका का यह मिशन इतना आसान नहीं होगा। ईरान पहले ही खार्ग आइलैंड को बहुत मजबूत कर चुका है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खार्ग आइलैंड में समुद्री माइंस बिछाना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका की सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। खार्ग आइलैंड में ही ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है और यहां ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना तैनात है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन्स और रेडार सिस्टम्स और तेज हमला करने वाली बोट्स भी यहीं पर मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान युद्ध में खार्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब आप मानचित्र पर देखिए कि ये खार्ग आइलैंड कहां पर है। ये आइलैंड जो है ये पर्शियन गल्फ में मौजूद एक 8 किलोमीटर लंबा आइलैंड है जो ईरान से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। खार्ग आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की एनर्जी लाइफलाइन भी माना जाता है, क्योंकि इसी आइलैंड से ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, जिससे ईरान को हर साल 7 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। इस आइलैंड को क्राउन ज्वेल ऑफ ईरान भी कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब है कि ये ईरान की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण वस्तु है। ये ईरान के मुकुट का, ये उसका ताज है, आप ये कह सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो गया तो क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है शायद तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर खार्ग आइलैंड ईरान के हाथ से निकलेगा तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं और इसके बाद ईरान एक आत्मघाती देश बन सकता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। आपने आत्मघाती हमलों के बारे में सुना ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी जान ले लेता है लेकिन दूसरों को भी मार डालता है। अगर ईरान के साथ ऐसी स्थिति आई तो वो एक आत्मघाती देश बन सकता है। यानी वो ऐसे हमले करेगा जब वो समझ जाएगा कि अब वो बचेगा नहीं, तो वो अपने आप को भी नष्ट कर लेगा लेकिन साथ में दुनिया को भी नष्ट करके जाएगा। तब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। इस युद्ध के जरिए कैसे दुनिया भर में एक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर थाईलैंड के एक कार्गो शिप की है, जिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस युद्ध की शुरुआत में ही एक हमला हुआ था। अब इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और इस हमले में ये समुद्री जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा देखिए। तो हॉर्मुज की खाड़ी से जो भी समुद्री जहाज निकलने की कोशिश करते हैं बिना ईरान की मर्जी के, उन पर ईरान कुछ इस प्रकार से हमले करता है। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि ऐसे समुद्री जहाज़ों को, ऐसे कार्गो शिप्स को आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इनकी क्या गलती है। ये तो सारे सिविलियन शिप्स हैं, ये दुनिया भर के नागरिकों के लिए काम करते हैं। इनमें जो सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ये सब दुनिया की आम जनता के लिए है, क्योंकि ये जहाज़ अनाज, तेल, दवाइयाँ, इस प्रकार की ज़रूरी चीज़ें लेकर जाते हैं। इस विश्लेषण से पहले आप तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई वो आप देख ही चुके हैं। ईरान युद्ध में अब तक लगभग 20 कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स पर हमला हो चुका है। इसके बाद कई जहाज खाड़ी क्षेत्र में ही इस समय रुके हुए हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं, वहीं आसपास एक ही जगह पर पार्क्ड हैं। इससे दुनिया भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम, सल्फर और हीलियम जैसे सामान की बहुत कमी हो गई है। ईरान समुद्री व्यापार रोककर अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बना रहा है। इस समय दुनिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा व्यापार से आता है। दुनिया में होने वाले जो अलग अलग सामान का व्यापार होता है, उस व्यापार का 80% से ज़्यादा हिस्सा
समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता है। यानी समुद्री जहाज़ दुनिया भर के व्यापार के बहुत बहुत बड़े सोर्स हैं। 80% व्यापार समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता है। यानी अगर समुद्री रास्ते रुक जाएं, समुद्री जहाज़ रुक जाएं, तो इससे सिर्फ व्यापार नहीं रुकता बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है। इतिहास कहता है कि जब युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा असर सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि ग्लोबल शिपिंग और सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लगभग 2500 और अमेरिका के लगभग 1750 व्यापारिक जहाज नष्ट हो गए थे। जापान, जिसके पास युद्ध से पहले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था, उसके 2346 जहाज नष्ट हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने तक जापान के पास 1000 टन से ज्यादा क्षमता वाला एक भी जहाज नहीं बचा था। और आज के समय में तो कुछ $1000 के ड्रोन भी बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में डुबो सकते हैं। इससे समुद्री व्यापार की सुरक्षा और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसलिए आज सभी देशों को कार्गो शिप्स पर हमले बंद करने चाहिए। जब एक कार्गो शिप डूबता है या डर से कहीं रुक जाता है तो किसी और हिस्से में दुनिया के खाने पीने की कमी होती है, कहीं पर दवाइयों की कमी होती है, कहीं पर महंगाई का विस्फोट होता है, कहीं पर बच्चों की जान, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जान खतरे में आती है। इस तरह से कार्गो शिप्स पर हमला सीधे दुनिया भर के आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। कार्गो शिप्स के अलावा इस युद्ध में खाड़ी देशों की रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइंस और तेल भंडारों पर भी हमले हुए हैं। कतर, बहरीन, ईरान, इजराइल और यूएई के 9 एनर्जी प्लांट्स या ऑयल रिफाइनरीज को इस युद्ध में नुकसान पहुंचा है और इन सब को ठीक करने की लागत कम से कम 2,30,000 करोड़ रुपए होगी। अब इन सब की मरम्मत होने में कुछ महीनों से लेकर कई साल तक लग सकते हैं और तेल की सप्लाई पर अगले कई वर्षों तक ये असर आपको दिखाई देगा। इसलिए अगर ये युद्ध आज भी रुक गया तो जितना नुकसान इस युद्ध का हो चुका है अभी तक, उसका असर आपको कई वर्षों तक महसूस होगा। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में तेल और गैस के उत्पादन में भारी गिरावट पहले ही आ चुकी है। कतर के एलएनजी प्लांट को इस युद्ध से नुकसान हुआ था और भारत के लिए खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर से हम लगभग 40% एलएनजी खरीदते हैं। यानी जिस जगह से, कतर से 40% एलएनजी हमारा आ रहा है, अगर उसकी फैसिलिटीज नष्ट हो रही हैं तो इसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। आज सभी देशों को दूसरे देशों पर हमला करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि रिफाइनरीज, गैस प्लांट, पाइपलाइंस और सप्लाई चेन कुछ दिनों में नहीं बनते। इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं, दशकों का टाइम लगता है। आज युद्ध भले ही रुक जाए लेकिन ऊर्जा संकट इतनी जल्दी अब खत्म होने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है।